हेलो गाइस, आ गया है हानली की जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लो, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पार्ट भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हानली ने अपने हाथ में चमकती हुई अंदरूनी शक्ति की एक गेंद को हवा में उछाला, जो बिना किसी सहारे के अधर में लटक गई। फिर उसने दूसरे हाथ से अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया और कुछ इंच लंबा एक छोटा सा झंडा बाहर निकाल लिया। उस झंडे का रंग एकदम गहरा लाल था और उसमें से डरावनी लाल रोशनी के साथ साथ रूहों के रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। लिंग यूलिंग ने उस चीज को देखकर हैरानी से अपनी आंखें फाड़ लीं और हानली को बड़े अजीब अंदाज में ताकने लगी। मगर हानली का उसे कुछ भी समझाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस अपने आप में कुछ बड़बड़ाया और झंडे को अपने ऊपर की तरफ उछाल दिया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और देखते ही देखते वो नन्हा सा झंडा 3 मीटर ऊंचा हो गया। झंडे की सतह ऐसी चमक रही थी जैसे उसे अभी अभी ताज़ा खून से नहलाया गया हो। हानली ने उस विशाल झंडे की तरफ उंगली से इशारा किया तो झंडा पूरा खुल गया और उसमें से एक धुंध निकलने लगी, जिसने थोड़ी ही देर में एक लाल बादल का रूप ले लिया और तेजी से एसेंस फ्यूज्ड माउंटेन की चोटी की तरफ लपका। वो खूनी बादल चोटी पर पहुंचकर बुरी तरह मंडराने लगा और धीरे धीरे पूरे पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर फैल गया। अब पूरे माहौल में खून की ऐसी भयंकर सड़न और बदबू भर गई कि सांस लेना दूभर हो गया। लिंग यूलिंग ने जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल सेंस उस बादल के अंदर डाली, उसे वहां अनगिनत रूहों का एहसास हुआ। उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसने डर के मारे फौरन अपनी स्पिरिचुअल सेंस वापस खींच ली। उसके माथे पर पसीना आ गया और रोंगटे खड़े हो गए। तभी हानली बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए एसेंस फ्यूज्ड माउंटेन की तरफ बढ़ा और उसने हवा में हाथ लहराया। रोशनी का एक गोला पहाड़ से टकराया और पलक झपकते ही ओझल हो गया। हानली ने फिर से अपना हाथ हवा में ऐसा मारा जैसे वो किसी चीज को मुट्ठी में जकड़ रहा हो। वो छोटा सा पहाड़ सतरंगी रोशनी में नहा गया और कई बार तेजी से हिलने लगा। उसके हिलने से ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि पूरी हवा थर्रा उठी। आखिरकार वो पहाड़ जमीन से उखड़ गया और धीरे धीरे ऊपर उठकर उस लाल बादल के अंदर समा गया। लिंग यूलिंग खड़ी खड़ी बस फटी आंखों से ये नजारा देखती रही। पहाड़ उस बादल में जाते ही गायब हो गया। हानली ने हाथ से एक फॉर्मेशन वाली मुद्रा बनाई और वो खूनी बादल वापस सिमटकर एक छोटे से झंडे में बदल गया और उड़कर सीधा हानली के हाथ में आ गिरा। अब वहां का नजारा ऐसा था कि जमीन पूरी तरह साफ और खाली थी, जैसे वहां कभी कोई पहाड़ था ही नहीं। लिंग यूलिंग ने बड़ी मुश्किल से अपना गला साफ किया और हैरानी में डूबकर बोली, हैं? ये तो एक स्पेशल ट्रेजर है। हानली अपनी कामयाबी पर मुस्कुराया और क्रिम्सन सोल बैनर की जांच करते हुए रौबदार अंदाज में बोला, हाँ, इस ट्रेजर में जगह को काबू करने की ताकत है। लगता है मैंने तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही बड़ा तमाशा दिखा दिया। लिंग यूलिंग ने लंबी सांस ली और हैरान होकर कहने लगी, अरे, इसके पास तो स्पेशल ताकत है और इसने इतने बड़े पहाड़ को निगल लिया। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में ऐसे गिनती के ही ट्रेजर होंगे। आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको ये मिल गया। बेचारी लिंग यूलिंग मन ही मन हार मान चुकी थी। स्टार पैलेस के बुजुर्गों ने सोचा था कि हानली को एसेंस फ्यूज्ड लाइट की तकनीक सिखाकर उसे अपने महल से बांध लेंगे, पर हानली ने तो ये चाल चलकर उन्हें चारों खाने चित कर गया। उसने ठंडी आह भरी और समझ गई कि अब हानली को स्टार पैलेस का हिस्सा बनाना नामुमकिन है। हानली ने लाल रोशनी के साथ उस झंडे को अपनी जेब में गायब कर दिया। फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं कुछ समय के लिए महल में रुक सकता हूँ। हम कल्टीवेशन की बारीकियों पर चर्चा करेंगे और मैं तुम्हारी तरक्की में आ रही रुकावटों को भी देखूंगा। लेकिन इस बीच मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। लिंग यूलिंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, फिर तुरंत मुस्कुराकर बोली, ब्रदर हान, आपने हमारे महल पर वैसे ही बहुत एहसान किए हैं। ये तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? हानली ने बड़ी बेरुखी से, जैसे किसी छोटी बात का जिक्र किया हो, वैसे बोला, बस छोटी सी बात है। मुझे बाहरी समुद्र में रहने वाले उस गोल्डन वायम किंग का अता पता चाहिए। खबर जितनी पक्की हो उतना अच्छा होगा। ये सुनते ही लिंग यूलिंग के होश उड़ गए। उसने हड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, हाँ, ब्रदर हान उस पुराने शैतान का ठिकाना जानना चाहते हैं? कहीं आपका इरादा? हानली ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोला, मेरा उस गोल्डन वायम किंग से क्या काम है, ये मेरा निजी मसला है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारे महल को इस लपेटे में नहीं लाऊंगा। या फिर ये कहो कि क्या ये काम तुम्हारे बस का नहीं है? लिंग यूलिंग ने फौरन अपना सिर हिलाया और संजीदगी से बोली, ब्रदर हान, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर ये काम मुश्किल भी होता तब भी मैं मना नहीं करती। पर बात यह है कि पिछले कुछ सालों से हमने अपने बंदे बाहरी समुद्र से वापस बुला लिए हैं और वो वायम तो रैंक 10 का दिग्गज है। उसका पता लगाने में कुछ दिन से ज्यादा वक्त लग सकता है।
हानली ने बड़े आराम से जवाब दिया, वक्त की कोई चिंता नहीं है। अगर मुझे इस खबर के लिए कुछ साल इंतजार भी करना पड़ा तो मुझे कोई परवाह नहीं। लिंग यूलिंग की हिचकिचाहट खत्म हो गई और उसने कहा, ठीक है, फिर हम आज से ही अपने गुर्गों को काम पर लगा देंगे। आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। हानली ने इत्मीनान से सिर हिलाया, फिर दोनों बातें करते हुए उस गुफा से बाहर निकल आए। 2 साल बीत गए। बाहरी समंदर के एक अनजान से टापू के ऊपर एक मर्द और एक औरत हवा में तैर रहे थे। आदमी की शक्लो सूरत तो साधारण थी, पर उसकी आंखों में गजब की चमक और तेज अक्ल झलक रही थी। औरत देखने में बहुत नाजुक और सुंदर थी। दोनों दिखने में जवान थे, पर औरत उस आदमी को बहुत ही इज्जत दे रही थी। वो आदमी एकदम शांत और बेफिक्र खड़ा था। हैन ली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को समंदर पर फैलाते हुए भारी आवाज में पूछा, तुम्हारी बातों के हिसाब से तो गोल्डन वायम किंग को अब तक इस टापू पर आ जाना चाहिए था। क्या उसने अपना मन बदल लिया और कहीं और चला गया? उस औरत ने, जो कि लिंग यू लिंग की भेजी हुई चेली थी, बड़े अदब से झुककर जवाब दिया, एल्डर हैन, आप बेफिक्र रहें। मैंने पूरी छानबीन की है। ये जानकारी एक ऊंचे लेवल के डीमन कल्टिवेटर की रूह को खंगालने के बाद मिली है। इस टापू की गहराइयों में एक बहुत ही कीमती फल उगता है। इंसानों के काम का तो नहीं है, पर वायम खानदान के लोग इसके पीछे पागल रहते हैं। वो गोल्डन वायम किंग हर 10 साल में यहाँ आता है, और चाहे कुछ भी हो जाए, वो फल खाकर ही दम लेता है। अगर फल की जगह नहीं बदली होगी तो वो जरूर आएगा। अभी फल के पकने का ही समय है। हैन ली ने रूखी आवाज में बोला, तो फिर मैं कुछ दिन और इंतजार करूंगा। 2 साल तक स्टार पैलेस की पूरी ताकत झोंकने के बाद आखिरकार उन्हें उस वायम का पता मिला था। हैन ली तब तक महल में ही रुका रहा, और फिर ये औरत उसे एक गुप्त फॉर्मेशन के जरिए यहाँ ले आई। हैन ली यहाँ कई महीनों से डेरा डाले बैठा था, और अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। पर उस औरत का यकीन देखकर वो थोड़ा शांत हुआ। तभी अचानक हैनली के चेहरे के हावभाव बदल गए। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और दूर समंदर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से बुदबुदाया, चलो, आखिरकार आ ही गया। इसकी ऑरा बता रही है कि ये वही गोल्डन वायम किंग है। फिर उसने औरत की तरफ देखा और हुक्म दिया, अब तू यहाँ से निकल जा और अपनी जान बचा। वो चेली घबरा गई। उसने जल्दी से झुककर सलाम किया और एक सफ़ेद लकीर की तरह आसमान में गायब हो गई। उसके जाते ही हैंडली ने अपनी आस्तीन झटकी और एक काली बोतल बाहर निकाली। एक ठंडी और डरावनी हवा चली, और देखते ही देखते 5 कंकाल वहां प्रकट हो गए। हैंडली ने अपने दिमाग से उन्हें इशारा किया, जाओ, और वो 5 कंकाल काली धुंध की सवारी करते हुए पल भर में अलग अलग दिशाओं में ओझल हो गए। उसके तुरंत बाद उसने अपना पालतू जानवरों वाला थैला खोला और दर्जनों सफ़ेद पंखों वाले कनखजूरे भिनभिनाने लगे। हैनली ने उन्हें टापू के नीचे समंदर में छिपने का हुक्म दिया। हैनली ने दूर से आ रही रोशनी को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ गायब हो गया। ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि टापू एकदम वीरान दिखने लगा, जैसे वहां कोई रूह तक ना हो। थोड़ी ही देर में आसमान के किनारे से 2 तेज रोशनियां आती दिखीं। एक सुनहरी और एक नीली लकीर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पास आने पर वो 2 लोग दिखाई दिए। एक आदमी बड़ा लंबा चौड़ा था, जिसने सुनहरे कढ़ाई वाला गाउन पहना था और उसकी दाढ़ी हरी थी। दूसरा आदमी दुबला पतला था और नीले कपड़ों में था। सुनहरे कपड़ों वाले उस तगड़े आदमी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, पर उसे कुछ शक जैसा नहीं मिला। नीले कपड़ों वाले कल्टीवेटर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? क्या कल्टीवेटर जिनको कुछ गड़बड़ लगी? सुनहरे गाउन वाले ने माथे पर बल डालते हुए कहा, जब हम दूर थे तो मुझे लगा कि किसी ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से हमें टटोला है, पर वो इतनी कमजोर थी कि शायद मेरा वहम भी हो सकता है। नीले कपड़ों वाले कल्टीवेटर हंसकर बोला, हाँ, अगर ऐसा होता तो उसका मतलब होता कि उसकी स्पिरिचुअल सेंस आपसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? सुनहरे गाउन वाले ने अपना सिर हिलाया और बोला, ब्रदर फेंग, आप मुझे बहुत बड़ा मान रहे हैं। मेरा रौब सिर्फ इन आसपास के समंदरों में है, बाहर मेरी कोई औकात नहीं। उसने फिर से अपनी स्पिरिचुअल सेंस टाबू पर घुमाई और कुछ ना पाकर चैन की सांस ली। उसे क्या पता था कि हैंडली के 5 शैतान आसमान के कोनों में और कन खजूरे समंदर की गहराई में कुंडली मार के बैठे हैं। और रही बात हैंडली की, तो उसकी स्पिरिचुअल सेंस तो उस वायम से कोसों आगे थी। उसे पकड़ना उसके बस की बात नहीं थी। नीले कपड़ों वाला कल्टीवेटर उसकी सावधानी को बेकार समझ रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, ब्रदर जिन, आप बहुत ही सीधे हैं। भला इन आखिरी लेवल के डियटी ट्रांसफॉर्मेशन धुरंधरों के अलावा आपको कौन डराएगा? खैर, ये जगह बहुत सुनसान है। अगर आप मुझे यहाँ ना लाते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि ये ड्रैगन स्केल फल यहाँ उगता है।
पहाड़ों की ऊंचाइयों और समंदर की लहरों के बीच एक टापू पर सुनहरी पोशाक पहने एक दिग्गज अपनी यादों के पिटारे खोलकर खड़ा था। पास ही नीली पोशाक वाला एक धुरंधर उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। सूरज की तपिश और नमकीन हवा के बीच माहौल थोड़ा रहस्यमयी था। गोल्डन वर्म किंग ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, बरसों पहले ये पेड़ मुझे गलती से मिल गया था। तब से मैं हर 10 साल में यहाँ फल तोड़ने आता हूँ। इंसानी किताबों में लिखा है कि ये फल जादुई है और इसे खाकर बंदा आसमान में उड़ने लगता है। ऊंचे लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए भले ही एक कचरा हो, पर हम वर्म क्लैन वालों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं है। पर भाई सच तो ये है कि ये फल किताबों की बातों से कहीं ज्यादा असरदार है। अगर कोई इसे नियम से खाए तो उसका शरीर फौलाद जैसा बन जाएगा और उसमें बेहिसाब ताकत आ जाएगी। बस शर्त यह है कि इसे बार बार खाना पड़ता है। दुनिया में ये फल बहुत कम बचे हैं, इसीलिए इंसान कभी इसका असली राज जान ही नहीं पाए। पर मरे को ताज्जुब इस बात का है कि कल्टीवेटर फेंग को फल के साथ साथ इस पेड़ को हिलाने का तरीका भी पता है। फेंगशी ने बड़े ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मुझे एक प्राचीन राक्षस की पुरानी निशानियां मिली थीं। उसी में इस फल के राज और पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की टेक्निक लिखी थी। वहां ये भी लिखा था कि एक फल खाने से शरीर में इतना कम बदलाव होता है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर कोई इसे रोज खाए तो उसका शरीर एक असली ड्रैगन जैसा ताकतवर हो जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो राम ही जाने। गोल्डन वर्म किंग ने एक गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोला, कहने को तो ये मुमकिन है, पर असलियत में ऐसा होना नामुमकिन है। अगर हम दुनिया के सारे ड्रैगन स्केल फ्रूट के पेड़ भी इकट्ठे कर लें तो भी एक बंदे के लिए इतने फल खाना बस की बात नहीं है। हमारे कबीले के लिए तो एक पेड़ भी जान से प्यारा है। सच कहूं तो अगर तुम्हें पेड़ को सही सलामत ले जाने का यकीन ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाता। फेंगशी के चेहरे पर लालच भरी चमक आ गई और उसने हाथ जोड़कर बड़े अदब से कहा, मैं आपके कबीले के दिग्गजों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी क्या मजाल जो मैं आपको धोखा दूं। वैसे आपने मुझसे जो वादा किया था, ये नीली पोशाक वाला बंदा कोई और नहीं, वही फेंगशी था जिसने सालों पहले हानली की जान लेने की कोशिश की थी और जिससे हानली ने थंडरस्टॉर्म विंग्स छीने थे। और वो सुनहरा आदमी असल में गोल्डन वर्म किंग था, जो इस वक्त इंसानी शक्ल में था। गोल्डन वर्म किंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर तुम्हारी टेक्निक ने सही काम किया तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें इनाम में कुछ फल जरूर दूंगा। फेंगशी की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने झुककर कहा, ये फल मेरे बहुत काम आएंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्डन वर्म किंग ने रुखाई से बोला, बातों के बताशे बनाना बंद करो, पहले ये देखते हैं कि तुम्हारा तरीका काम भी करता है या नहीं। फेंगशी ने पूरे यकीन के साथ कहा, आप बेफिक्र रहें, ये टेक्निक उस प्राचीन राक्षस ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खोजी थी। ये सिर्फ इसी पेड़ के लिए नहीं बल्कि किसी भी कीमती पौधे के लिए रामबाण है। गोल्डन वर्म किंग धीरे से हंसा और बोला, उम्मीद तो यही है। फेंगशी ने बस एक मुस्कुराहट दी और नीली रोशनी बनकर नीचे की तरफ उड़ने लगा। तभी अचानक हवा में एक भारी आवाज गूंजी। गोल्डन वर्म किंग ने कड़क आवाज में चिल्लाया, रुको। फेंगशी झटके से रुक गया। गोल्डन वर्म किंग के चेहरे पर शिकन थी और उसने डरे हुए अंदाज में कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ कोई और भी है। मैं अपनी गुप्त टेक्निक से एक बार फिर पूरे इलाके की तलाशी लूंगा। फेंगशी को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर वो चुप रहा क्योंकि सामने वाला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। गोल्डन वर्म किंग ने अपने मुंह से एक चमकता हुआ सुनहरा मोती निकाला। उसने उसे अपने माथे से लगाया और आंखें बंद कर ली। उस मोती से इतनी तेज रोशनी निकली कि राजा का चेहरा तनाव से खिंच गया। ये मोती उसकी स्पिरिचुअल सेंस को आधा और बढ़ा देता था, जिससे वो मीलों दूर की आहट सुन सकता था। अचानक राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो किसी शिकारी की तरह एक तरफ देखने लगा। उसने मोती वापस खींचा और दहाड़ते हुए बोला, किसकी शामत आई है जो मुझसे छिपकर बैठा है? बाहर निकल। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। फेंगशी हक्का बक्का रह गया और अपनी स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ दौड़ाने लगा। राजा की नजरें टापू के एक खास हिस्से पर जमी हुई थीं। तभी उस सूनी जगह से एक आवाज आई, ओह, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके पास ऐसा कीमती खिलौना होगा। लगता है मेरा दांव उल्टा पड़ गया। अगले ही पल नीली रोशनी की एक लकीर हवा को चीरते हुए आई और उन दोनों से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। वो हान ली था, जो बड़े ही शांत अंदाज में उन्हें देख रहा था। गोल्डन वर्म किंग और फेंगशी दोनों की चीख निकल गई, अरे तुम! फेंगशी के चेहरे पर शिकार मिलने वाली खुशी थी, पर गोल्डन वर्म किंग चौकन्ना हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों भाई फेंग, तुम इस लौंडे को जानते हो क्या? फेंगशी ने जोश में आकर बोला, भाई जिन, यही वो इंसान है जिसने आपके खानदान के बंदे को मारा था और मेरा बनाया हुआ कीमती खजाना चुरा लिया था। सोचा नहीं था कि ये सालों बाद यहाँ समंदर के बीचों बीच टकरा जाएगा। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना।
ओह, पर इसकी कल्टीवेशन। बोलते बोलते फेंगशी के होश उड़ गए जब उसने हान ली की ताकत महसूस की। गोल्डन वर्म किंग की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी और उसने कड़वाहट से बोला, भागने की बात छोड़ो, क्या तुमने गौर नहीं किया, ये बंदा खुद चलकर हमारे पास आया है। फेंगशी हकलाते हुए बोला, हैं, ये कैसे हो सकता है? पिछली बार तो ये बच्चा था, अब ये इतना बड़ा कल्टीवेटर कैसे बन गया? गोल्डन वर्म किंग ने चुपके से उसे आवाज भेजी, तुम तो सालों तक गुफा में छिपे रहे, तुम्हें बाहर की खबर ही नहीं है। ये बंदा अब मामूली नहीं रहा, आज मामला भारी है, बहुत संभल कर लड़ना होगा। फेंगशी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और चुपचाप सर हिला दिया। हानली ने अपने हाथ पीछे बांधे और एक बर्फीली मुस्कान के साथ बोला, मैं तो सिर्फ भाई जिन का इंतजार कर रहा था, पर यहाँ तो एक पुराना दोस्त भी मिल गया। आज की मेहनत वसूल हो गई। गोल्डन वर्म किंग गुस्से में पागल होकर हंसा और बोला, तुझे मेरी डीमन कोर चाहिए? मुझ जैसे राजा के सामने ऐसी बात कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ले फिर, अगर दम है तो छीन ले। अचानक राजा की पोशाक से सुनहरी रोशनी फूटी और उसके शरीर पर सोने का मजबूत कवच आ गया। उसके चेहरे पर तराशे हुए निशान उभर आए और पीठ से एक ड्रैगन की पूंछ निकल आई। उसने पलक झपकते ही अपनी आधी जंगली शक्ल ले ली। उसने हाथ घुमाया और एक सुनहरी कुल्हाड़ी हैलबर्ड निकाली, जिस पर चांदी जैसी बिजली कड़क रही थी। एक धमाके के साथ वो कुल्हाड़ी हवा में गायब हुई और अगले ही पल हान ली के सीने के पास नमूदार हो गई। राजा ने बिना कोई और बात किए हमला बोल दिया था। हान ली का कलेजा मुंह को आया, पर वो तैयार था। उसने अपनी आस्तीन झटकी और एक फुट लंबा चांदी का कमल का फूल हवा में प्रकट हो गया। कुल्हाड़ी सीधा उस कमल के बीचों बीच लग गई। एक जबरदस्त धमाका हुआ, जैसे आसमान फट गया हो। 7 रंगों की रोशनी उस कमल से निकली और उसने कुल्हाड़ी को रोक लिया। हान ली ने फुर्ती से मंत्र पढ़ा और उसकी पीठ पर नीले सफ़ेद पंख निकल आए। बिजली की कड़क के साथ वो पलक झपकते ही 30 मीटर दूर जा खड़ा हुआ। ये पंख देखकर फेंगशी गुस्से से तमतमा उठा और चिल्लाया, मेरे पंख! उसने अपनी कमर से 2 लाल कुल्हाड़ियां निकाली और हान ली की तरफ फेंकी, जो लाल लकीरों की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थीं। हान ली ने बस एक ठंडी नज़र डाली और अपने मुंह से नीली धुंध निकाली। उस धुंध के अंदर एक छोटा सा बर्तन, हेवन व्यूड कैडन, चमक रहा था। हान ली ने अपने दिमाग में मंत्र पढ़ा, बर्तन का ढक्कन खुला और एक सुरीली आवाज़ गूंजी। लाल कुल्हाड़ियां हान ली के सर के ऊपर पहुंच चुकी थीं और उसे काट कर टुकड़े टुकड़े करने ही वाली थीं, पर हान ली ने बस अपनी उंगली से उस छोटे बर्तन की तरफ इशारा किया। बैंग! उस बर्तन से अनगिनत नीले धागे निकले और उन्होंने हवा में ही उन लाल कुल्हाड़ियों को जकड़ लिया। फेंगशी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो अपने हथियार वापस खींच सके, पर उसकी एक न चली। देखते ही देखते वो दोनों कुल्हाड़ियां उस छोटे से बर्तन के अंदर समा गईं और फेंगशी का उनसे रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। ये नज़ारा देखकर फेंगशी के कांटों तो खून नहीं, वो एकदम सुन्न हो गया। फेंगशी ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने मन में सोचा कि जो 2 कुल्हाड़ियां उसने एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर का कत्ल करके छीनी थीं, उनमें बड़ी ही अजीबोगरीब ताकतें थीं। लेकिन इस मामूली सी दिखने वाली छोटी सी कढ़ाई ने तो बिना हाथ पांव मारे उन्हें ऐसे अपनी तरफ खींच लिया जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। उसे अब यकीन हो गया था कि हान ली अब वो मामूली कोर फॉर्मेशन वाला छोरा नहीं रहा जो कल तक अपनी जान बचाकर गलियों में भागता फिरता था। वर्म किंग ने जब देखा कि उसका पहला दाव खाली गया है तो उसने दोबारा हमला करने की हिमाकत नहीं की। उसने अपना सुनहरा भाला एक झटके में वापस बुलाया और चेहरे पर डर के साथ साथ चालाकी लाते हुए बोला, कल्टीवेटर फेंग, अब तनी संभल कर रहना। ये मामूली कढ़ाई नहीं है, ये तो इंसानों की कहानियों वाला मशहूर हेवन वॉइड कॉल्ड्रन है। भलाई इसी में है कि हम दोनों एक साथ मिलकर इस पर टूट पड़े। फेंगशी के चेहरे पर लालच की चमक आ गई और उसने जोश में आकर कहा, अच्छा, तो ये हेवन वॉइड कॉल्ड्रन है। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। बस एक बार इस बंदे का काम तमाम कर दें, फिर ये कढ़ाई तुम्हारी हुई। मुझे तो बस मेरी वो थंडरस्टॉर्म विंग्स वापस चाहिए जो इसने मुझसे झपट ली थीं। वर्म किंग ने बड़े जोर से ठहाका लगाया, हा हा हा, और बोला, तो फिर बात पक्की रही। इतना कहते ही वर्म किंग के शरीर से सोने जैसी चमक फूटने लगी। उसका पूरा बदन किसी दहकते हुए सूरज की तरह आसमान में चढ़ने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं। साफ दिख रहा था कि वो दानव अपनी अंदरूनी शक्ति को पूरी तरह निचोड़कर बाहर ला रहा था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर होश उड़ जाएं। वर्म किंग ने एक लंबी चीख मारी और उसकी पसलियों के नीचे से रोशनी का एक धब्बा उभरा, जिसमें से सोने के तराजू वाली 2 और नई भुजाएं बाहर निकल आईं।
उसने हवा में हाथ लहराया और देखते ही देखते उसके एक हाथ में सफ़ेद रंग की मीटर भर लंबी तलवार आ गई और दूसरे में एक चमकती हुई छोटी सी ढाल। उस ढाल पर सिक्कों के साइज के निशान थे, जो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे खुद वर्म किंग के शरीर के हों। फिर उस दानव ने अपना खाली हाथ आसमान की तरफ उठाया और अपनी उंगलियों से एक अजीब सा इशारा किया, जैसे कोई गुप्त टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हो। हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर गंभीरता के बादल छा गए। उसके दिमाग में सीक्रेट प्रोविनेंस प्लेट का नाम कौन था, और उसे याद आया कि इसका ताल्लुक तो उन खतरनाक एल्डर डेविल्स से है। दूसरी तरफ फेंगशी ने अपने शरीर के कपड़े फाड़कर फेंक दिए और अपना नंगा बदन दिखाने लगा। उसने अपनी कमर झुकाई और उसकी पीठ पर 2 उभार निकल आए, जिसके तुरंत बाद 3-3 मीटर लंबे गहरे हरे रंग के पंख फड़फड़ाते हुए बाहर आ गए। उसी पल फेंगशी का चेहरा गहरा स्लेटी हो गया और उसके हाथ लोहे जैसे नुकीले पंजों में बदल गए, जिनमें से ठंडी चमक निकल रही थी। दोनों दानव अब अपने आधे असली रूप में आ चुके थे। माहौल में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। हान ली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने मजे लेते हुए बोला, लगता है तुम दोनों ने अब जाकर मुझे अपनी अक्ल के बराबर समझा है। खैर, ये भी ठीक है, पर बाद में रोना मत अगर मैं भी अपनी मदद के लिए किसी को बुला लूं। इससे पहले कि वर्म किंग और फेंगशी उसकी बात का मतलब समझ पाते, उन्हें दूर आसमान से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे चारों दिशाओं से कुछ बलाएं उनकी तरफ उड़कर आ रही हों। उसी वक्त उस टापू के नीचे से सफ़ेद रोशनी की चमक उठी और ज़मीन फाड़कर दर्जनों सफ़ेद लकीरें आसमान की तरफ लपकीं। वर्म किंग के चेहरे पर दरिंदगी छा गई और वो पागलों की तरह दहाड़ा, हमला करो, इससे पहले कि इसकी मदद यहाँ पहुँचे, इसे ख़त्म कर दो। इतना कहते ही वर्म किंग ने मंत्र पढ़ना बंद किया और अपना मुंह खोलकर सोने जैसी गाढ़ी रोशनी की एक धार छोड़ दी। वो इतनी बिजली जैसी रफ्तार से हानली की तरफ झपटा कि पीछे बस उसकी एक धुंधली परछाई रह गई। फेंगशी भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा के बवंडर में खुद को लपेटकर आगे बढ़ा। हान ली ने अपनी भौएं ऊपर की, पर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपना हाथ उठाकर हरे रंग की लकड़ी वाली एक रूलर दिखाई और उसे अपनी हथेली पर घुमाया। अचानक उसके सामने चांदी जैसा एक बहुत बड़ा कमल का फूल खिल गया, जिसने उसे चारों तरफ से ढक लिया। फिर उसने दूसरे हाथ से 3 रंगों वाली रोशनी का एक गोला निकाला, जो एक पंखों वाले पंखे में बदल गया। हान ली ने उसे पकड़ा और सामने से आती हुई रोशनी की धार की तरफ जोर से झटक दिया। तिरंगे रंगों की आग का एक पहाड़ जैसा खंबा बाहर निकला और सोने की उस धार से जा टकराया। उस टक्कर से इतनी जोर की हवा चली कि आसमान कांप गया। हालांकि वो सुनहरी रोशनी वर्म किंग की पूरी ताकत से बनी थी, लेकिन हानली की उस आग ने न सिर्फ उसे रोक दिया, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आग उस रोशनी को ही निगल रही हो। ये देखकर वर्म किंग का दिल दहल गया, पर वो रुका नहीं। उसने अपनी एक भुजा लहराई और अपनी ढाल को आगे कर दिया। वो ढाल उसके चारों तरफ रोशनी की एक दीवार बन गई। उसने अपने बाकी दोनों हथियारों को हवा में नचाना शुरू किया। सफ़ेद तलवार की चमक और सुनहरी भाले की मार ने आसमान को भर दिया। वो उस तिरंगी आग पर ऐसे टूट पड़ा जैसे आसमान से कोई तूफान बरस रहा हो। वे हथियार इतने धारदार थे कि उन्हें आग की गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सफ़ेद और सुनहरी रोशनी ने एक जाल सा बुन दिया, जिसने उस आग की लपटों को जकड़ लिया। हानली ये सब देखकर थोड़ा हैरान तो हुआ, पर उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि फेंगशी अपनी तेज चाल से उसके बगल में पहुंच चुका था। उसने अपने पंख फैलाए और अपने पंजों को हमला करने के लिए तैयार किया। हवा के भटने की भयंकर आवाज़ आई। उसके पंखों से अनगिनत पंख तीरों की तरह बरसने लगे और उसके पंजों की मार ने हवा में निशान छोड़ दिए। ये सारे हमले हानली के उस चांदी के कमल की दीवार पर जाकर टकराए। हानली ने बड़ी ही बेरुखी से फेंगशी के इन हमलों को देखा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसने अपना मुंह खोला और सोने की 3 लकीरें बाहर निकाली। लगातार टंकार की आवाज़ें आने लगी जब फेंगशी के पंख और पंजे उस कमल से टकरा रहे थे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वे हमले टकराते ही गायब हो रहे थे और वो कमल अपनी जगह पर मजबूती से घूम रहा था। फेंगशी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं जब उसने देखा कि उसके हमलों का कोई असर नहीं हुआ। तभी सोने की 3 छोटी तलवारें उसके सामने अजीब तरीके से मुड़कर प्रकट हुईं। वो दानव घबराकर अपने पंख फड़फड़ाने लगा और गायब होकर दूर जा खड़ा हुआ। तलवारों ने उसकी धुंधली परछाई को चीर दिया। अगले ही पल फेंगशी 70 मीटर दूर दिखाई दिया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था, जैसे इस फुर्ती में उसकी बहुत सारी अंदरूनी शक्ति खर्च हो गई हो। हानली ने माथे पर बल लाते हुए सोचा कि इस दानव की हवा में गायब होने की टेक्निक वाकई गजब की है। इसे ख़त्म करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी।
उसने अपनी तलवारों को 1 फुट लंबा होने का हुक्म दिया और वे तलवारें साई की तरह फेंगशी के पीछे लग गईं। फेंगशी का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। अचानक हवा में नीले रंग के 2 बड़े पंजे प्रकट हुए और उन्होंने बिजली की फुर्ती से उन तलवारों को दबोच लिया। उस दानव के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन तलवारों को चकनाचूर करने की कोशिश की। पर जैसे ही पंजों से नीली रोशनी निकली, उसने देखा कि उन तलवारों पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। फेंगशी का हौसला पस्त हो गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसे भिनभिनाने की आवाज़ें आईं। सोने की वे तलवारें उसकी पकड़ से आज़ाद हुईं और उन पंजों के चारों तरफ लिपटकर उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। टूटे हुए पंख हवा में राख बनकर उड़ गए। तलवारों ने फिर रुख बदला और दोबारा फेंगशी के पीछे पड़ गई। इस बार फेंगशी की रूह कांप गई। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और नीले पत्थर का एक कटोरा बाहर निकाला। वो कटोरा हवा में उल्टा घूमा और एक नीली दीवार खड़ी कर दी ताकि उन तलवारों को रोक सके। जैसे ही दोनों आपस में टकराए, कड़कड़ाने की तेज आवाज़ें आईं। उन सुनहरी तलवारों की चमक के सामने वो नीली दीवार कांच की तरह टूट गई। फेंगशी की तो जैसे जान ही निकल गई। अब उसमें आमना सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो एक नीली लकीर बनकर आसमान में इधर उधर भागने लगा, लेकिन वे तलवारें भी साई की तरह उसके पीछे थीं। उस वक्त वो दानव मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था। भागते भागते उसने वर्म किंग की तरफ देखा तो उसका बचा कुचा यकीन भी डगमगा गया। वर्म किंग ने उस तिरंगी आग को पार कर लिया था और हानली की बिल्कुल पास पहुंच गया था। वो पूरी ताकत से उस कमल पर वार कर रहा था, जिससे कमल की पंखुड़ियां बिखरने लगी थीं। लेकिन कमल के अंदर खड़ा हानली बस अपनी हरी रूलर को हवा में लहरा रहा था और 7 रंगों वाली बौद्ध रोशनी से उस कमल को फिर से नया जैसा बना दे रहा था। वर्म किंग का बस नहीं चल रहा था। फेंगशी ने इधर उधर नजर दौड़ाई और सोचने लगा कि यहाँ से दुम दबाकर भाग निकलना ही बेहतर है। उसे समझ आ गया था कि हानली की ताकत उसकी सोच से कहीं ऊपर है। पर तभी वो दानव अचानक एक जगह पर जम गया। उसके सामने बर्फ जैसे सफ़ेद रंग के दर्जनों बड़े बड़े कनखजूरे प्रकट हो गए थे। उनके 4-4 पंख थे और उनका शरीर शीशे की तरह चमक रहा था। फेंगशी की चीख निकल गई। ओह, ये तो 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटिपीड्स हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वर्म किंग ने भी जब देखा कि पासा पलट चुका है तो उसने हमला रोका और एक सुनहरी लकीर बनकर वहां से चंपत होने की कोशिश की। तभी कमल के अंदर से हानली की ठंडी आवाज़ गूंजी। अब भागने के बारे में सोचना बहुत देर कर देना है। इतना कहना था कि कमल से लाल रंग के 10 धागे बिजली की रफ्तार से निकले। वे हवा में लहराए और उस दानव के चारों तरफ मजबूती से लिपट गए। देखते ही देखते वे धागे आग की मोटी रस्सियों में बदल गए और उसे आग के समंदर में डुबो दिया। उसी वक्त आसमान में स्लेटी रंग की एक शैतानी हवा चली, जिसमें भूत के 5 बड़े सर लहरा रहे थे। वे जोर जोर से रो रहे थे और बिना डरे उस आग के अंदर घुस गए। उस आग के बीच से वर्म किंग की एक ऐसी खौफनाक चीख निकली जिसमें मौत का डर साफ नजर आ रहा था। उसका गला फाड़ देने वाला चिल्लाना सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे। फेंगशी ने जैसे ही अपनी नजरें घुमाईं, उसके कलेजे में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसका दिल जैसे बर्फ की तरह जम गया। चाहे हांडली का अगला हमला हो या उसे चारों तरफ से घेरे हुए वे दर्जन भर 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटिपीड्स, उसकी अक्ल काम नहीं कर रही थी और उसे यकीन हो गया था कि वो अब किसी से भी पार नहीं पा पाएगा। जब जान पर बनाई तो फेंगशी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने हाथों को एक अनोखे अंदाज में बांधा और एक गुप्त टेक्निक शुरू की। देखते ही देखते उसके शरीर के ऊपरी हिस्से से गहरा लाल रंग फूटने लगा और फव्वारे की तरह खून बाहर निकलकर उसके पूरे शरीर के इर्द गिर्द खून के बादलों की तरह छा गया। तभी उस दानव के पंखों ने उस सारे खून को पलक झपकते ही सोख लिया और वे एकदम सुर्ख लाल हो गए। उसने एक लंबी सांस भरी और अपने पंख फड़फड़ाए ताकि वो अपनी गुप्त चाल से वहां से रफू चक्कर हो सके। लेकिन ठीक उसी पल हवा में एक बहुत ही सुरीली और पवित्र प्रार्थना गूंज उठी और अचानक एक बहुत ही तगड़ी ताकत ने उसके शरीर को नीचे की तरफ दबोच लिया। फेंगशी ने घबराते हुए झटका महसूस किया क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह जकड़ चुका था और उसके अंदर की सारी ताकत जैसे बर्फ की तरह जम गई थी। फेंगशी ने खौफ से कांपते हुए देखा कि उसके ठीक नीचे 1 फुट लंबा चांदी जैसा चमकता हुआ कमल का फूल मौजूद था। वो धीरे धीरे खिल रहा था और उससे 7 रंगों वाली बुद्धिस्ट रोशनी निकल रही थी जिसने उसे पूरी तरह कैद कर लिया था। फेंगशी एकदम बौखला गया। उसने पागलों की तरह अपनी सारी शक्तियां लगा दी ताकि उस जाल से बाहर निकल सके, मगर आसपास घेरा डाले हुए उन दर्जन भर सेंटिपीड्स ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और फौरन उसके ऊपर जमने वाली ठंडी चीत हूकनी शुरू कर दी। उस बर्फीली सफ़ेद हवा ने उसे हर तरफ से घेर लिया और उस खून के बादल को अपने अंदर जकड़ लिया। उस बर्फ के गोले के अंदर से फेंगशी के चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज़ें आने लगी। थोड़ी दूर खड़ा हानली बड़े ही शांत अंदाज में अपने हाथ में मौजूद 8 स्पिरिट रूलर से खेल रहा था।
उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी और उसने पलटकर फेंगशी की तरफ देखा तक नहीं। सब कुछ एकदम उसकी मुट्ठी में था। उसी वक्त अचानक गोल्डन वर्म किंग की परछाई एक जगह ठिठक गई। हानली ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ऊपर की तरफ देखा। आग के उस समंदर के बीच से अचानक एक दुनिया हिला देने वाला धमाका हुआ और सारी आग तितर-बितर हो गई। एक तेज हवा का झोंका चला और उसके पीछे पीछे कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से वहां से भागी। हानली का चेहरा उतर गया और गुस्से में उसकी पीठ से बिजली कड़कने की आवाज आई। वो एक झटके में वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वो भागने वाली चीज अचानक रुकी और उसके ठीक ऊपर नीली और सफेद बिजलियां चमकी, जिसके बाद हानली वहां प्रकट हो गया। हानली ने नीचे देखा तो वहां एक छोटे से वर्म का कंकाल था। वो सिर्फ 1 फुट का था और सोने की तरह जगमगा रहा था, जैसे उसे खरे सोने से बनाया गया हो। उस कंकाल ने अपने मुंह में अंगूठे के बराबर एक सोने की कोर दबा रखी थी। तभी पीछे से रोने पीटने की आवाजें आईं और उस आग के दरिया से 5 भूतों के सिर बाहर निकले, जिनके चेहरे एकदम राख जैसे पड़ चुके थे, जैसे वे बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हों। उस सोने के कंकाल ने जैसे ही उन सिंक डेविल्स को देखा, वो घबरा गया और एक सुनहरी लकीर बनकर वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश करने लगा। ऊपर खड़े हानली ने नफरत से अपनी नाक से कोड़ी। चह! उसकी माथे के बीचों बीच एक काली रोशनी चमकी और वहां एक तीसरी काली आंख खुल गई। उस आंख से एक काली रोशनी की लकीर निकली और देखते ही देखते गायब हो गई। इसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ। सुनहरी और काली रोशनी आपस में भिड़ गईं और वो कंकाल उस धमाके की वजह से हवा में कई बार कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गिरा। कंकाल समझ गया कि अब पासा पलट चुका है। उसने फिर से संभलकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पास में ही अचानक नीली रोशनी चमकी और कहीं से एक नीला जाल निकलकर आया, जिसने उसे दबोच लिया। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसी बीच आसमान से 3 मीटर लंबी एक सुनहरी रोशनी नीचे आई। एक तेज चमक के साथ उस कंकाल के 2 टुकड़े हो गए। उस कंकाल के अंदर से एक हरी आग की लपट बाहर निकली, जो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रही थी। लेकिन हानली तो पहले से ही घात लगाए बैठा था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपनी ताकत से एक बहुत बड़ा नीला हाथ बनाकर उस हरी लपट को दबोच लिया। उसके बाद हानली तेजी से आगे बढ़ा और अपनी आस्तीन झटककर एक छोटी सी हरी बोतल निकाली। उसने बोतल को उल्टा किया तो उसमें से काले रंग का धुआं निकला। उस नीले हाथ ने अपनी पकड़ ढीली की और काले धुएं ने उस हरी लपट को लपेटे में लेकर बोतल के अंदर खींच लिया। काम पूरा होने के बाद हानली ने बोतल उठाई और अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसके अंदर झांका। जो उसने देखा उससे उसके चेहरे पर एक तसल्ली वाली मुस्कान आ गई। रैंक 10 के किसी दानव की आत्मा मिलना कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत ही कीमती चीज थी। बोतल को ठिकाने लगाने के बाद उसने उस सोने के मोती जैसे कोर और कंकाल के टुकड़ों को भी बिना कुछ सोचे समझे बटोर लिया। वो मोती ही उसका असली मकसद था, जो कि धातु की ताकत वाली वर्म कोर थी। रही बात उस सोने के कंकाल की, तो उसे उसमें बड़ी दिलचस्पी थी। उसे याद है कैसे आग के उस समंदर में वर्म किंग उसके आग के धागों और सिंक डेविल्स के चंगुल से बच नहीं पा रहा था। लेकिन उस दिग्गज ने न जाने कौन सी टेक्निक लगाई कि उसने अपने शरीर के मांस के परखच्चे उड़ा दिए और अपनी आज़ाद हुई आत्मा से इस छोटे से कंकाल को काबू करके वहां से निकल भागा। इस तरह उस वर्म किंग के पास जैसे 2 शरीर थे। वो अपने दुश्मन को इस तरह चकमा दे सकता था कि अपना मांस छोड़कर हड्डियों के सहारे भाग जाए। आखिर वो वर्म किंग रैंक 10 का एक बहुत ही नामी कल्टिवेटर था। उसे इतनी आसानी से मार देना मुमकिन नहीं था। लेकिन हानली के पास 2-2 स्पिरिट ट्रेजर्स थे और साथ में वो सिंक डेविल्स भी थे। बड़े बड़े नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वर्म किंग आम दानवों से बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन 8 स्पिरिट रूलर के बचाव और हानली के उन आग के धागों ने उसे हिलने तक का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से हानली ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हानली ने बड़े अचंभे से उस सुनहरी हड्डियों को देखा और फिर उन्हें भी अपने थैले में डाल लिया। उस वक्त तक फेंगशी अभी भी उस बर्फीली धुंध में फंसा हुआ था। उन सेंटीपीड्स की ठंडी सांसों ने उसे बर्फ के पहाड़ में तब्दील कर दिया था। हानली ने अपने उस पुराने दुश्मन की तरफ देखा, जिससे वो कभी बहुत डरता था, और बस अपना सिर हिला दिया। उसने इशारा किया और उसकी उड़ने वाली तलवारें उस बर्फ की सिल्ली के इर्द गिर्द नाचने लगीं। अचानक वो बर्फ टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई और उसके अंदर से एक हरे रंग की आत्मा बदहवास होकर भागी, लेकिन बदकिस्मती से वो सीधे एक सेंटीपीड के मुंह में जा घुसी। उस कीड़े ने उसे ऐसे निगला जैसे वो कोई मामूली चारा हो। दोनों दानवों का काम तमाम करने के बाद हानली ने उनके सामान की तलाशी ली। वहां हानली को एक बहुत ही बढ़िया चीज मिली। फेंगशी के थैले से उसे एक पुरानी जादुई पट्टी मिली, जिसमें दानवों की कई गुप्त टेक्निक्स और ड्रैगन स्केल फ्रूट के बारे में सब कुछ लिखा था। उसमें जादुई पेड़ों को जड़ से उखाड़ने और दूसरी जगह लगाने के तरीके भी बताए गए थे, जो उसके बहुत काम आने वाले थे। वहीं वर्म किंग के पास से उसे टेम्पर्ड बोन आर्ट्स नाम की एक मज़ेदार टेक्निक मिली,
इससे इंसान या दानव अपनी हड्डियों को किसी जादुई हथियार जैसा मजबूत बना सकते थे और उनका शरीर फौलाद जैसा हो जाता था। हालांकि इसमें वक्त बहुत लगने वाला था और हान ली के पास अभी फुर्सत नहीं थी, फिर भी उसने उसे संभाल कर रख लिया। जब उसने अपने सारे कीड़े मकोड़ों और भूतों को वापस बुला लिया तो वो एक नीली लकीर की तरह उड़कर पास के समंदर की तरफ बढ़ गया। ड्रैगन स्केल फ्रूट जैसी चमत्कारी चीज को वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसने समंदर के नीचे एक गुफा में बनी कई रुकावटों को पार किया और आखिरकार वो पेड़ ढूंढ निकाला। अच्छी बात यह थी कि फेंगशी ने उस पेड़ को उखाड़ने का सारा सामान पहले से ही जुटा रखा था। हान ली ने उस पेड़ को छोटा किया और अपने थैले में डाल लिया। जितनी देर में कोई बंदा खाना खाता है, उतनी ही देर में एक नीली चमक समंदर को चीरती हुई दूर क्षितिज में गायब हो गई। जब हानली वापस इनर स्टार सीज और फिर अपने घर हेवनली साउथ लौटा तो लगभग 1 साल और बीत चुका था। जब वो थका हारा ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स पहुंचा तो उसकी पत्नी नानगोंग वान, उसके चेले और सेक्ट के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक गुप्त मीटिंग की। पूरा दिन बीतने के बाद जब वे बाहर निकले तो सबके चेहरे लटके हुए थे, जैसे कोई बहुत ही गंभीर बात हुई हो। थोड़े ही समय बाद ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के चेलों को पता चला कि उनका सेक्ट अब दुनिया भर से बहुत ही नायाब जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा है, चाहे उसकी कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। इसी बीच पूरे हेवनली साउथ में एक खबर आग की तरह फैल गई। खबर ये थी कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सबसे बड़े दिग्गज हान ली को एक ऐसी गुप्त टेक्निक मिली है जिससे वो डेटी ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो टेक्निक थोड़ी अजीब थी और उसके लिए एक खास जगह पर बैठकर तपस्या करनी थी। इसलिए हेवनली साउथ का वो सबसे महान कल्टीवेटर अगले कई 100 सालों के लिए दुनिया से कटकर एक गुफा में डेरा डालने जा रहा है। जब तक सेक्ट पर कोई मौत और जिंदगी का सवाल ना हो या वो अपनी तपस्या में हार न मान गे, वो बाहर नहीं निकलेगा। ये सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कोई खुश था तो कोई इस डर में था कि अब पता नहीं क्या होगा। 1 साल के अंदर ही न सिर्फ हान ली गायब हुआ, बल्कि उसकी पत्नी नानगोंग वान और उसकी खास चेले भी ओझल हो गए। सिर्फ लियू यू ही सेक्ट में रह गया। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट ने अब अपना इलाका बढ़ाना बंद कर दिया और अपनी ताकत को समेटना शुरू किया। हालांकि दूसरे सेक्ट्स की राल टपक रही थी, लेकिन हान ली के खौफ की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। वक्त बीतता गया, 10 साल, 100 साल। हेवनली साउथ का वो महान शूरवीर जैसे कहीं खो गया और धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगे और उसकी कहानियां सिर्फ किस्सों में रह गईं। हजारों सालों तक उसकी गद्दी खाली रही, लेकिन मजे की बात यह थी कि इन हजारों सालों में ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में एक के बाद एक कई नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स पैदा हुए, जिससे वो सेक्ट पूरे इलाके की सबसे बड़ी ताकत बन गया और हजारों सालों तक उसका रौब कायम रहा। डेविल फॉल वैली की उस भयानक लड़ाई के बाद जब एल्डर डेविल को धूल चटा दी गई तो धीरे धीरे घाटी के बाहर की पाबंदियां और खतरे कम होने लगे। वक्त गुजरता गया और ये जगह हर कल्टीवेटर के लिए खुली तिजोरी बन गई। पर भाई, दुनिया तो बड़ी मतलबी है। बाहर की तरफ जितने भी खजाने, जड़ी बूटियां और कीमती पत्थर थे, इन लालची कल्टीवेटर्स ने उन्हें नोच खसोट कर बराबर कर दिया। अब आलम यह था कि बाहर का इलाका किसी मामूली पहाड़ी जैसा दिखने लगा था, जहां ढूंढने पर ही शायद ही कुछ हाथ लगे। बस कोई किस्मत का धनी ही होगा जिसे किसी अनसुने कोने में कुछ मिल जाए। लेकिन असली खेल तो घाटी के अंदरूनी हिस्से में चल रहा था। वहां का खौफ आज भी वैसा ही था जैसा सदियों पहले था। घाटी की गहराई में आज भी मौत का पहरा था। वहां की पाबंदियां और हवा में तैरती स्पेशल टीयर्स की दरारें रोंगटे खड़े कर देती थी। ऊपर से पिछले 200 सालों से वहां एक अजीब सा सफ़ेद कोहरा फैल गया था। ये धुआं किसी को जान से तो नहीं मारता था, पर इसके अंदर पैर रखते ही सर घूमने लगता था और इंसान का स्पिरिचुअल सेंस पत्थर की तरह बेकार हो जाता था। जो इसके अंदर गया वो अपनी दिशा ऐसे भूल जाता था जैसे अक्ल चरने गई हो। पूरे हेवनली साउथ में इस बात का बड़ा हल्ला हुआ। दिग्गजों ने कयास लगाए कि जरूर अंदर कोई ऐसा वैसा खजाना उतरा है जिसकी वजह से ये कुदरती करिश्मा हो रहा है। पर जान सबको प्यारी होती है। बड़े बड़े महारथी भी अंदर जाने के नाम पर बगले झांकने लगते थे। तभी आफत के मारे कुछ लालची आवारा नेसेंट सोल कल्टीमेटर्स ने टोली बनाई और जोश जोश में अंदर घुस गए। नतीजा ये हुआ कि वो उस कोहरे की भूल भुलैया में सालों तक फंसे रहे। उनके दिशा बताने वाले कीमती औजार भी वहां गुड़गोबर हो गए। किसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर वो बाहर निकले। उसके बाद कुछ और धुरंधरों ने अपनी किस्मत आजमाई, पर उनके साथ तो और बुरा हुआ। कोई स्पेशल टीयर की चपेट में आकर टुकड़ों में बट गया तो कोई वहां 50 साल तक भटकता रहा। अगर उस घाटी में अंदरूनी शक्ति यानी की का भंडार ना होता तो वो भूख प्यास से ही दम तोड़ देते।
अब तो घाटी का वो कोहरा इतना बदनाम हो गया कि किसी ने उधर झांकना भी छोड़ दिया। हेवनली साउथ के लोगों को इस कोहरे की आदत पड़ गई और सबने इसे कुदरत का करिश्मा मानकर छोड़ दिया। पर किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी कि घाटी के एक छिपे हुए कोने में, जहां सूरज की रोशनी भी शर्मा कर आती है, वहां जेड पत्थर को काटकर एक सुंदर सी गुफा बनाई गई है। इस गुफा के पास करीब 300 मीटर चौड़ा एक बाग था। ये कोई मामूली बगीचा नहीं था। यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां लहलहा रही थी जिन्हें देखकर बाहर की दुनिया के कल्टीवेटर्स पागल हो जाएं। इनकी उम्र हजारों साल थी और इनकी खुशबू हवा में घुली हुई थी। इस छोटे से जन्नत जैसे कोने के चारों तरफ पाबंदियों का ऐसा जाल बिछा था कि कोई नेसेंट सोल वाला दिग्गज भी इसके अंदर कदम रखते तो उसका निकलना नामुमकिन था। बगीचे के बीचों बीच एक पत्थर का मकान था जिसमें सिर्फ एक चटाई बिछी थी। वहां एक शख्स पत्थर की मूरत बना बैठा था। अचानक उसके शरीर में हलचल हुई। वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे बाहर आया। धूप में उसका चेहरा चमका। ये हान ली था। पर गौर करने वाली बात ये थी कि उसका चेहरा एकदम भावहीन और सख्त था, जैसे किसी ने लकड़ी पर नक्शा उकेर दिया हो। हान ली ने बाग के कोने में मिट्टी से एक छोटी सी हरी बोतल निकाली और लताओं की जड़ों में एक बूंद हरा पानी डाला। लताओं ने वो पानी ऐसे सोखा जैसे सदियों की प्यासी हो। काम खत्म करके उसने बोतल वापस वहीं गाड़ दी। तभी अचानक हवा सरसराई और एक सफ़ेद फॉर्मेशन प्लेट उसकी तरफ उड़ती हुई आई। उसने उसे लपक लिया। उस पर नीले रंग के शब्द चमक रहे थे। उसने हवा में छलांग लगाई और घाटी के दूसरे कोने में एक 3 मीटर चौड़े स्पेल फॉर्मेशन के पास जा पहुंचा। वहां बैठकर वो चुपचाप इंतजार करने लगा। कुछ ही पल में वो फॉर्मेशन रोशनी से नहा गया और उसमें से एक नीला साया बाहर निकला। ये एक और हांडली था, असली वाला। उसके चेहरे पर एक सलीके वाली मुस्कान थी। हांडली ने हल्की हंसी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत मेहनत की। अगर तुम रोज जड़ी बूटियां उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक ना पहुंचाते तो शायद मैं इतनी जल्दी डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रैंक के शुरुआती शिखर तक नहीं पहुंच पाता। पहला हानली, जो दरअसल एक कठपुतली थी जिसे दूसरा नेसेंट सोल चला रहा था, उसने एकदम सपाट लहजे में कहा, मैं तुम ही हूं और तुम ही मैं हूं, इसमें फर्क ही क्या है। ये असली हांडली था जो पूरे 300 साल बाद अपनी गुप्त साधना से बाहर आया था। जब उसने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट छोड़ा था तब वो अपनी पत्नी नैंगोंग वान और चेलों को लेकर एक सुनसान टापू पर बसाया था। फिर खुद यहाँ वापस आकर डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट की साधना में जुट गया। अंदरूनी शांति और अपनी साधना को पक्का करने के लिए उसने इस घाटी में कोहरे का वो जाल बिछाया था ताकि कोई उसकी तपस्या में खलल न डाले। उसने अपनी साधना के दौरान गोल्डन वायम किंग की शक्ति को अपने अंदर उतारा, जिससे उसकी साधना का सबसे बड़ा खतरा टल गया। लेकिन ये रास्ता कांटों भरा था। उसे कई बार अपनी जान के लाले पड़े। रोंगटे खड़े कर देने वाले दर्द से उसका सामना हुआ। अगर उसके पास वो जादुई हरी बोतल और हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां न होतीं तो शायद वो आज जिंदा न होता। सालों तक वो उस पहाड़ की गोद में बैठा रहा जहां से हिलना भी मौत को दावत देना था, पर उसके सब्र और लोहे जैसे इरादों ने उसे बचा लिया। आखिरकार 200 साल की घोर तपस्या के बाद उसने पहाड़ की शक्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया और कामयाबी से डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रैंक पर जा पहुंचा। अब वो कोई मामूली इंसान नहीं था। वो हवा, पानी और कुदरत की ताकतों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। वो एक तरह से धरती पर जीता जागता देवता बन चुका था। खुशी के मारे वो तुरंत अपनी पत्नी नैंगोंग वान के पास पहुंचा। वहां सब खैरियत थी। उसके चेलों ने तो वहां अपना अच्छा खासा दबदबा बना लिया था और कई टापुओं पर अपना झंडा गाड़ दिया था। हांडली को ये देखकर तसल्ली हुई। नैंगोंग वान भी अब नेसेंट सोल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी और मेहनत कर रही थी ताकि वो भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उसका चेला शी जियान भी नेसेंट सोल बन चुका था। ये जानकर हांडली का दिल बाग बाग हो गया। पर कहते हैं ना कि हर खुशी के साथ एक गम जुड़ा होता है। उसकी मुंह बोली पत्नी मू पेलिंग, जो अपनी उम्र खत्म होने के डर से जल्दबाजी में साधना कर रही थी, वो अपने अंदर के ही डर और खौफ का मुकाबला नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। हानली को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उसके लिए कीमती दवाइयां छोड़ी थीं, पर मौत के आगे किसकी चलती है। वो उसकी कब्र पर गया और उसे आखिरी विदाई दी। अंत में कुछ साल अपनी पत्नी के साथ बिताने के बाद हानली अपनी मंजिल की तरफ वापस हेवनली साउथ की ओर लौट आया ताकि अपनी आगे की राह चुन सके।
निकलने से पहले हानली ने शीजियान को अपने साथ हेवनली साउथ ले लिया ताकि वो बंदा फार वेस्ट जाकर 1000 बैम्बू स्कूल की गद्दी हथिया सके। हानली ने पहले ही उसे मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की विरासत के बारे में सब बता दिया था, तो शीजियान ने भी कोई नखरे नहीं दिखाए और राजी हो गया। जैसे ही दोनों का पैर हेवनली साउथ की मिट्टी पर पड़ा, शीजियान अपने रास्ते फार वेस्ट के लिए कट लिया। हानली को पूरा यकीन था कि शीजियान की आज की ताकत के आगे 1000 बैम्बू स्कूल को कब्जे में लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, इसलिए वो बेफिक्र था। हानली ने कदम वापस डेविल फॉल वैली की ओर बढ़ाए और पहुंचते ही दोबारा अपनी कल्टीवेशन में जुट गया। उसे फेंग शी से वो 3 जानलेवा टेक्निक मिली थीं जिनका इस्तेमाल करके उसने उन जड़ी बूटियों को आज़ाद कर दिया जो अब तक उसके पास दबी पड़ी थीं। अब फ्यूशिया क्लाउड बिल बनाने के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं था। ये गोली भले ही नेसेंट सोल लेवल के धुरंधरों के लिए थी, लेकिन इसका असर इतना तगड़ा था कि डीटी ट्रांसफॉर्मेशन वालों की भी रगों में बिजली दौड़ा दे। इस दवा के दम पर हानली की कल्टीवेशन ऐसी रफ्तार से दौड़ी कि शुरुआती डीटी ट्रांसफॉर्मेशन का पड़ाव पलक झपकते ही पार हो गया। 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद उसने उस लेवल के शिखर को छू लिया और अपनी अज्योर एसेंस सोर्ड आर्ट को भी उसकी आखिरी हद तक पहुंचाकर दम लिया। अब हालत ये थी कि फ्यूशिया क्लाउड पिल का असर उस पर खत्म हो गया था और दुनिया की हवाओं में अंदरूनी शक्ति इतनी कम थी कि आगे बढ़ना पहाड़ तोड़ने जैसा था। बस फिर क्या था, हानली ने अपनी गुफा से बाहर निकलने का मन बना लिया। अपनी तपस्या के दौरान जब भी वो किसी मुश्किल में फंसता, वो मायरियत डिस्टेंस टैलिस्मन्स के जरिए उस पुराने दिग्गज ग्जियांग जीली से मशवरा कर लेता था। इसी बीच उसने सिल्वर मून की बताई कुछ गुप्त बातें भी उसे बता दी थीं। नतीजा ये हुआ कि बरसों की खाक छानने के बाद आखिर ग्जियांग जीली को एक सही सलामत स्पेशल नोड मिल ही गया। ये खबर सुनते ही सारे पुराने डीटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले खुशी के मारे झूम उठे और हान ली ने भी चैन की सांस ली। इसके बाद ग्जियांग जीली, ओल्ड एक्सेंट्रिक फेंग, ओल्ड डेविल हु और ओल्ड डीमन चे ने 100 साल तक तैयारी की और उस स्पेशल नोड के अंदर घुस गए। लेकिन मौत का तांडव तो अभी शुरू होना था। उनके जाने के कुछ ही वक्त बाद उन चारों की जान की सलामती बताने वाली 4 बत्तियां जो पीछे छोड़ी गई थीं, उनमें से 3 अचानक बुझ गईं। सिर्फ ओल्ड डेविल हु की बत्ती जल रही थी, पर वो भी बुझने की कगार पर थी। कुछ दिनों बाद वो भी अंधेरे में खो गई। अब ये किसी को नहीं पता था कि वो हार मान गया या फिर वो पारलौकिक दुनिया में पहुंच गया, जहां से बत्ती का नाता टूट गया। जब हानली को ये खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक था। इतने बड़े दिग्गज भी उस रास्ते की बलि चढ़ गए। सिल्वर मून ने सच ही कहा था कि वो रास्ता साक्षात मौत का बुलावा है। खैर, ग्जियांग जीली ने अपना वादा निभाया था और हानली को उस जगह का पता दे दिया था। हानली ने सोचा कि जब यहाँ बैठकर उसकी ताकत 1 इंच भी नहीं बढ़ रही, तो क्यों ना उस जगह का मुआयना करके पूरी तैयारी कर ली जाए। किस्मत आजमाने से पहले पूरी घेराबंदी करना जरूरी था। वो जगह ना तो ग्रेट जिन में थी और न ही हेवनली साउथ में, बल्कि उसका नाम 5 ड्रैगन सीज था। ये इलाका इतना दूर और अनजाना था कि अच्छों को इसकी खबर नहीं थी, पर उन पुराने दिग्गजों ने वहां जाने के लिए एक गुप्त टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ढूंढ निकाला था। हानली ने अपनी एक पपेट को उस जगह की रखवाली पर तैनात किया और डेविल फॉल वैली से उड़ चला। नज़ारा एक खूबसूरत टापू का था जहां हरियाली और पहाड़ों का संगम था। वहां एक ऊंची चोटी पर बने पत्थर के बरामदे में कुछ नेसेंट सोल वाले कल्टीवेटर्स महफिल जमाए बैठे थे। माहौल में गपशप और सौदेबाजी की गर्माहट थी। एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा जो ढीले ढाले ग्रे कपड़ों में था, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सामने बैठी एक औरत की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, फेरी बी, सुना है आपने एक स्वीट फ्रेग्रेंस पिल बनाई है जो शरीर की सारी गंदगी साफ कर देती है। क्या मुझे भी इसका स्वाद चखने को मिलेगा? इससे पहले कि वो औरत कुछ कहती, एक नीले कपड़ों वाला मंजली उम्र का बंदा जोर से हंसते हुए बीच में ही कूद पड़ा। हाँ, ब्रदर कान, आप भी कमाल करते हैं। आप खुद दवाओं के उस्ताद हैं, आपको इन गोलियों की क्या ज़रूरत? मैं अपने चेलों के लिए इनका सौदा ज़रूर करूँगा। बूढ़ा बुरा नहीं माना और मुस्कुराकर बोला, अरे फेलो डाओइस्ट झाओ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ ताकत बढ़ाने वाली दवाएं बनाता हूँ। सफाई वाली चीज़ों में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। अब मौका मिला है तो छोड़ना कैसा? फेरी बी ने बड़ी नज़ाकत से जवाब दिया, आप लोग आपस में मत लड़िए, मेरे पास काफ़ी बोलियां हैं। आप बस अपनी कीमती चीज़ें निकालिए, मुझे मायूस मत कीजिएगा। तभी वहाँ बैठे एक पीले चमड़े वाले आदमी ने मेज़ पर एक सुनहरा लकड़ी का बक्सा रखा और बूढ़े की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही गंभीर अंदाज में बोला, ये चीज़ मैंने और फेलो डाओइस सन ने बड़ी जान जोखिम में डालकर हासिल की है। इसके बदले मुझे आपकी 2 वर्म शिफ्ट पिल्स चाहिए ताकि मेरा सांप एक अजगर बन सके। बूढ़े के चेहरे पर शिकन आ गई और उसने मना कर दिया, क्योंकि वो उसे खुद के लिए चाहिए थी। लेकिन उस आदमी ने कहा, इतनी जल्दी ना मत कहिए, पहले देख तो हीजिए। बूढ़े ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक चमकता हुआ नीला मोती था।
बूढ़ा हैरानी से चिल्लाया, हैं, ये तो थंडर वेल का दिल है। सब के सब उसे देखने के लिए उतावले हो गए। वो आदमी सीना चौड़ा करके बोला, ये 7वें लेवल के खतरनाक दानव का मोती है। इसे पाने के लिए हमने 3 दिन तक मौत से कुश्ती लड़ी है। अब बोलिए, सौदा मंजूर है? बूढ़ा सोच में पड़ गया, उसका दिल डोलने लगा था। तभी बाहर से एक बड़ी ही शांत और ठंडी आवाज आई, थंडरवेल का मोती वाकई नायाब है, क्या मैं भी इसे एक बार देख सकता हूँ? सन्नाटा छा गया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक नीले कपड़ों वाला मामूली शक्ल का नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखों में गजब की चमक थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो सुरक्षा घेरों को तोड़कर वहां कब पहुंच गया। उससे अंदरूनी शक्ति का कोई एहसास नहीं हो रहा था, पर कोई मामूली इंसान वहां पहुंच नहीं सकता था। उस आदमी ने घबराते हुए पूछा, कौन है आप? हानली ने हाथ जोड़कर सलाम किया और बोला, माफ कीजिएगा, मैं तो बस रास्ता भटक गया था और नक्शा मांगने आया था। अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा करें। हानली ने अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से देख लिया था कि यहाँ बड़े खिलाड़ियों की बैठक चल रही है, इसलिए वो नीचे उतर आया। हानली ने उस बक्से की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक बात बता दूं, वो मोटी बाहर से तो ठीक दिख रहा है, पर उसकी असली ताकत उड़ चुकी है। ये अब किसी काम का नहीं रहा। ये सुनते ही उस बंदे को मिर्ची लग गई और वो गुस्से में तमतमाकर चिल्लाया, छी, ये क्या बकवास कर रहे हो? हानली ने बड़े इत्मीनान से कहा, यकीन करना न करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप मुझे नक्शा देंगे तो मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा और बदले में आपको एक असली थंडरवेल का मोती भी तोहफे में दूंगा। ये कहते ही हानली ने अपनी जेब से एक बड़ा और उससे कहीं ज्यादा चमकदार नीला मोती निकाल लिया। उस मोत की चमक देख वहां बैठे दिग्गजों की बोलती बंद हो गई, उनकी अक्ल चरने चली गई थी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया और वो शख्स गुस्से और हैरानी के बीच झूलते हुए दहाड़ा, आखिर आप हैं कौन? क्या आप हमारा मजाक उड़ाने यहाँ आए हैं? हानली ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाकर बड़े ठाठ से बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा, वो भी इस मामूली रैंक 6 के डीमन कोर के लिए? सुन नाम का वो कड़क मिजाज बूढ़ा कल्टीवेटर, जिसकी शक्ल एकदम डरावनी थी, उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी ठंडी आवाज में कहा, अगर ये किसी ऐरे गहरे रैंक 6 के दानव का कलेजा होता तो हम इस पर अपनी नजर भी न डालते, लेकिन ये थंडर वेल का डीमन कोर है, जो आम बात नहीं है। ऊपर से तुमने यहाँ आते ही भाई फैन के सामान की बुराई कर दी। मुझे लगता है कि इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। हान ली ने हल्की सी हंसी हंसते हुए बड़े सुकून से कहा, तुम लोगों को उस थंडर वेल को ढेर करने में पसीने छूट गए होंगे। जब तुमने उसे मारा तब तक उसकी ज्यादातर अंदरूनी शक्ति खत्म हो चुकी थी। जब तक इसके डीमन कोर की ताकत दोबारा न भरी जाए, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। लगता है तुम दोनों ने कभी ऊंचे लेवल के दानव नहीं मारे, वरना तुम्हें ये बात पहले से पता होती। ये सुनते ही कल्टीवेटर फैन और उस गुस्सैल बूढ़े ने एक दूसरे की तरफ ताका। उनकी आंखों में घबराहट और शक साफ दिखने लगा। उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई थी। सफेद बालों वाले उस बूढ़े ने बड़ी सावधानी से पूछा, भले ही तुम्हारी बात सच हो, पर तुम यहाँ आए क्यों हो? भाई फैन ने तो इस जगह को एक इल्यूजन टेक्निक से बड़ी चालाकी से छुपाया था। क्या तुम खास तौर पर हमारे लिए ही यहाँ आए हो? हानली का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने रौबदार अंदाज में कहा, एक मामूली सी इल्यूजन फॉर्मेशन मेरी नज़र से नहीं बच सकती। रही बात तुम लोगों की, तो मैं इस समंदर में पहली बार आया हूँ, तो तुम्हारे पीछे आने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज मेरा मिजाज अच्छा है, इसलिए शराफत से पेश आ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने और सवाल दादी तो मेरा मन खट्टा हो जाएगा। मेरी शर्त अभी भी वही है, क्या तुम मुझे नक्शे के बदले सौदा करोगे? मेरा यहाँ अब एक पल भी रुकने का इरादा नहीं है। हानली की आवाज भले ही धीमी थी, पर उसकी बातों ने उस पवेलियन में बैठे हर शख्स के कलेजे को हिलाकर रख दिया। माहौल ऐसा हो गया जैसे किसी ने बर्फीला पानी डाल दिया हो। सबको एहसास हो गया कि हानली कोई मामूली हस्ती नहीं है। उसके बात करने के दबदबे ने सबके मन में खौफ भर दिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल सके। तभी उस हरी साड़ी वाली खूबसूरत औरत ने हानली को गौर से देखा और अचानक पूछा, आपकी बातों से लगता है कि आप हमारे 5 ड्रैगन सीज के नहीं हैं। क्या आप ग्रेट जिन से आए हैं? क्या आप सीनियर श्यांग को जानते हैं? हानली ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस औरत की तरफ देखा और हैरानी से बोला, ओ, तुम सी। अगले ही पल हानली के होंठ हिलने लगे, पर एक भी शब्द बाहर सुनाई नहीं दिया। उसने आवाज को जादू की तरह सिर्फ उस औरत तक पहुंचाया। औरत की आंखें तेजी से इधर-उधर घूमने लगी और जैसे ही हानली चुप हुआ, उसने भी उसी तरह चुपके से उसे जवाब दे दिए। हानली अपनी ठुड्डी सहलाते हुए गहरी सोच में डूब गया। पवेलियन में मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स की तो सांसें अटकी हुई थीं। मौत जैसी खामोशी छाई थी। उन्हें डर था कि अगर इस दिग्गज की सोच में जरा भी खलल पड़ा तो उनकी शामत आ जाएगी। तभी हानली का सिर उठा और वो हल्का सा हंसकर बोला, मुझे कुछ काम है तो अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपनी महफिल जारी रखो।
उसने अपनी आस्तीन लहराई और नीली रोशनी के एक धमाके के साथ वो वहां से ओझल हो गया, जैसे कोई सपना हो। हानली के गायब होते ही सब पत्थर की मूरत बने रहे। जब जान में जान आई तो सब ने एक लंबी ठंडी सांस ली। सबकी नजरें उस औरत के हाथ में मौजूद चमकते हुए डीमन कोर पर थीं, जिसे देखकर उनके मन में लालच और जलन दोनों थी। कहाँ एक मामूली नक्शा और कहाँ ये अनमोल खजाना। औरत ने उनकी निगाहें ताड़ लीं और चुपचाप उस कोर को अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, जब वो दिग्गज चले गए हैं तो चलिए अपना काम आगे बढ़ाते हैं। वो पढ़ा लिखा दिखने वाला कल्टीवेटर फीकी मुस्कान के साथ बोला, फेरी बी, इतनी जल्दी क्या है? हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी जान पहचान इतने बड़े धुरंधर से है। हमने तो अनजाने में बड़ी गुस्ताखी कर दी। औरत ने अपना सिर झटका और कहा, ये तो बहुत पुरानी बात है। मेरी क्या मजाल कि मैं उन्हें अपना दोस्त कहूं। सीनियर शियांग ने तो बस मुझ पर थोड़ी मेहरबानी दिखाई थी। कल्टीवेटर फैन ने बड़े रश्क से कहा, भले ही वो थोड़े से गुर हों, पर ऐसे दिग्गज से रिश्ता होना कोई छोटी बात नहीं है। लोग इसके लिए तरसते हैं। फिर उसने माथा सिकोड़कर पूछा, पर यह समझ नहीं आ रहा कि ग्रेट जिन के ये दिग्गज हमारे इन गुमनाम इलाकों में कर क्या रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बूढ़े ने अपनी सूखी हंसी हंसते हुए कहा, मुमकिन तो है, पर भाई जब बड़े लोग खेल खेल रहे हों तो हमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। वो तो चुटकी बजाते ही हमें मसल देंगे। चुपचाप रहने में ही भलाई है, वरना अगर उनका गुस्सा भड़का तो खैर नहीं। सब ने डर के मारे हाँ में हाँ मिलाई, पर उनके मन में क्या खिचड़ी पक रही थी ये कोई नहीं जानता था। उधर हानली हवा को चीरते हुए हजारों मील दूर निकल चुका था। उस औरत से मिली जानकारी से उसे पूरे इलाके का कच्चा चिट्ठा मिल गया था। उसे तसल्ली थी कि यहाँ उसके बराबर की टक्कर का कोई नहीं है। हानली अगर चाहता तो पल भर में मंजिल पर पहुंच जाता, पर अपनी ताकत के ज्यादा इस्तेमाल से उसकी उम्र घट सकती थी, इसलिए वो बड़े आराम से उड़ता रहा। 1 महीने बाद वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां घना कोहरा चादर की तरह फैला था। उसने कोहरे को घूर कर देखा और बिना डरे उसके अंदर घुस गया। करीब 2 घंटे तक कोहरे से जूझने के बाद वो अचानक एक जगह रुक गया। उसने हवा में हाथ घुमाया और जोर से चिल्लाया, ब्रेक! तभी बिजली के 2 कड़कड़ाते गोले हवा से टकराए और जोरदार धमाका हुआ। वो कोहरा ऐसे छटा जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो और सामने कुछ किलोमीटर का साफ इलाका दिखने लगा। नीचे एक छोटा सा टापू था जिस पर कुछ पुरानी इमारतें बनी थीं। हानली के चेहरे पर जीत की चमक आई और वो बुदबुदाया, चलो, वो बूढ़ा शियांग झूठ नहीं बोल रहा था। उसने सच में यहाँ अपने चेले तैनात रखे हैं। अगर मैं थोड़ी और देर कर देता तो शायद यहाँ कोई न मिलता। अभी वो खुद से बातें कर ही रहा था कि नीचे पहाड़ी से 3 रोशनियां तेजी से उसकी तरफ लपकती हुई आईं। हानली बिल्कुल शांत रहा और हाथ पीछे बांधकर खड़ा रहा। जब वो रोशनी थमी तो 3 मंजिले उम्र के कल्टीवेटर्स सामने आए, एक औरत और 2 मर्द। तीनों कोर फॉर्मेशन लेवल के थे। हानली का चेहरा देखते ही उनके चेहरे खिल गए। तीनों ने बड़े अदब से झुककर कहा, सीनियर हान को हमारा प्रणाम। हमारे दादा गुरु सीनियर श्यांग के आदेश पर हम बहुत अरसे से आपकी राह देख रहे थे। हानली थोड़ा चौंक कर बोला, तुम कल्टीवेटर श्यांग के चेले हो? क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? उनमें से एक ने बड़ी इज्जत से जवाब दिया, जी हाँ, हम उन्हीं के शागिर्द हैं। हमारे गुरु आपके चेहरे की एक तस्वीर छोड़ गए थे, उसी से हमने आपको पहचान लिया। हानली ने तसल्ली से सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोला, बढ़िया है, तुम लोगों ने सालों यहाँ गुजारे हैं, बड़ी मेहनत की है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्द मेरे अपने चेले यहाँ डेरा डाल लेंगे और तुम आज़ाद हो जाओगे। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने हानली को नीचे मेहमान नवाजी के लिए बुलाया, पर हानली ने मना कर दिया। उसकी नज़रें तो उस स्पेशल नोट को देखने के लिए बेताब थीं। उन तीनों ने झट से हामी भरी और उसे टापू के एक कोने की तरफ ले चले। 5 किलोमीटर तक उड़ने के बाद भी उन तीनों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। सन्नाटा ऐसा कि बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी हानली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को सामने की खाली जगह में घुमाया और अचानक उसकी रफ्तार ऐसे बढ़ गई जैसे उसे किसी चीज़ की भनक लग गई हो। थोड़ी देर और उड़ने के बाद पूरी टोली एक जगह जाकर रुक गई। हानली ने अपनी आंखें सिकोड़ी तो उसे हवा में मटमैली रोशनी का एक विशाल गोला दिखाई दिया। उसे देखते ही हानली के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। रोशनी का वो गोला करीब आधा किलोमीटर चौड़ा था। देखने में तो वो धुंधला और फीका सा था, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उस गोले के अंदर रोशनी का एक घेला धीरे धीरे घूम रहा था। हानली को जवाब पहले से ही पता था, फिर भी उसने एक लंबी सांस खींचते हुए पूछा, तो क्या यही स्पेशल नोड है? इस बार उस टोली की महिला ने जवाब दिया। महिला ने बड़ी इज्जत के साथ सर झुकाते हुए कहा,
हाँ सीनियर, यही वो स्पेशल नोड है जिसके अंदर मास्टर और बाकी लोग गए थे। इस रास्ते को सलामत रखने के लिए मास्टर ने अपनी पूरी ताकत झोंककर इस पर एक खास किस्म की सील लगा दी थी। इससे न सिर्फ स्पेशल नोड टिका रहेगा, बल्कि इसकी हलचल भी बहुत कम हो जाएगी, जिससे 5 ड्रैगन सीज के बाकी कल्टिवेटर्स को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। जब उसने शांग झिली का नाम लिया तो उसका चेहरा गम से भर गया। उन तीनों को अच्छे से पता था कि मास्टर शांग झिली की आत्मा का दिया बुझने का क्या मतलब है। हानली ने उस विशाल गोले को देखते हुए एक ठंडी आह भरी और बोला, तो ये बात है, मैं भी सोचूं कि यहाँ हलचल इतनी कम क्यों है। कल्टिवेटर शांग और उनके साथियों ने इसे अच्छे से सील जो कर रखा है। तभी उन तीनों कोर फॉर्मेशन वाले चेलों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा कर रहे हों। उनमें से एक पुरुष ने हिचकते हुए बोला, सीनियर, एक बात थी जो हमें आपको बतानी थी। हानली ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या बात है? उस चेले ने डरते डरते बताया, हमने 200 सालों तक इस जगह की रखवाली की है। मास्टर शांग ने इसे सील तो किया था, लेकिन 100 साल पहले से ही इसमें थोड़ी थोड़ी हलचल शुरू हो गई थी। धीरे धीरे ये वक्त कम होने लगा और अब पिछले कुछ सालों से तो ये हाल है कि साल में एक बार इसमें हलचल होती ही है, जो पूरे आधे महीने तक चलती है। ये सुनते ही हानली के चेहरे का रंग उड़ गया। हानली ने चौंकते हुए कहा, अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि स्पेशल नोड पर लगी सील अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। दूसरे पुरुष ने बड़े गंभीर अंदाज में समझाते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। जिस रफ्तार से ये बिगड़ रहा है, हमें डर है कि अगले 100 सालों में ये स्पेशल नोड पूरी तरह अस्थिर हो जाएगा या शायद गायब ही हो जाए। मुझे नहीं लगता कि तब सीनियर इसमें उतनी आसानी से घुस पाएंगे जितनी आसानी से मास्टर श्यांग गए थे। हानली का चेहरा उतर गया और उसने गुस्से और चिंता में कहा, सिर्फ 100 साल? इतनी जल्दी? उस महिला ने माहौल को संभालने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर, ये तो बस हमारा एक अंदाजा है, हो सकता है हम गलत हों। हानली गहरी सोच में डूब गया और फिर धीरे से बोला, मैं यहाँ कुछ साल रुककर खुद सब देखूंगा। मुझे स्पेशल नोड की अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा। सियांगजिली के चेलों ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। हानली ने हाथ के इशारे से उन्हें वापस टापू पर भेज दिया ताकि वो वहां अकेला रह सके। देखते ही देखते उस विशाल रोशनी के गोले के सामने सिर्फ हानली रह गया। हानली उसे एकटक निहारता रहा। उसके मन में खलबली मची थी। उसने अपने मन में सोचा, अगर उन चेलों की बात सच निकली तो मुझे 100 साल के अंदर ही इसके अंदर घुसना होगा। सब बहुत हड़बड़ी में होगा और जान का खतरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये मौका हाथ से जाने दिया तो शायद अगले 1000 साल तक मुझे स्पिरिट रेल्म में जाने का कोई दूसरा रास्ता न मिले। पुराने दिग्गज कब से भटक रहे थे और रास्ता मिलते ही कूद पड़े। मैंने तो उन्हें सारी जानकारी दे ही दी थी, उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। हानली पूरा दिन उस गोले के नीचे खड़ा रहा और फिर टापू पर लौट आया। उसके लौटते ही उन तीनों चेलों ने उसके रहने के लिए सबसे बड़ी इमारत साफ कर दी थी। हानली उनकी सेवा और रखवाली से खुश हुआ और उसने इनाम में उन्हें एक एक मैजिक ट्रेजर और दवाइयों की कई बोतलें दे दी। वो तीनों खुशी से फूले नहीं समाए। इसके बाद हानली ने मायरेट डिस्टेंस टेलिस्मैन का इस्तेमाल करके नांगोंग वान और बाकी लोगों को खबर भेजी कि कुछ भरोसेमंद चेलों को यहाँ भेजें और साथ में टिएन किनर को भी लाएं। टिएन किनर अब फॉर्मेशन बनाने और पाबंदियां लगाने में हानली से भी कहीं आगे निकल चुकी थी। हानली को पता था कि स्पेशल नोड के सफर में उसकी अकल बहुत काम आएगी। अगले 1 साल तक हानली रोज उस गोले की निगरानी करता। जब टिएन किनर और बाकी लोग पहुंच गए तो हानली ने पुराने चेलों को विदा कर दिया और खुद कमान संभाल ली। उसने टिएन किनर को खास दवाई दी ताकि वो और ताकतवर बन सके। हानली उसे फौरन उस स्पेशल नोड के पास ले गया ताकि वो देख सके कि क्या उस सील को और मजबूत किया जा सकता है। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद टिएन किनर ने एक तरीका ढूंढ ही लिया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि इसके कामयाब होने की उम्मीद सिर्फ 30% है। हानली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हामी भर दी। उस काम के लिए जो कीमती सामान चाहिए था उसे जुटाने में हानली को 6 साल लग गए। इस दौरान उसने खुद देखा कि हालात वैसे ही थे जैसे उन चेलों ने बताए थे। हलचल हर साल बढ़ती जा रही थी। हानली की डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन वाली खुशी अब टेंशन में बदल चुकी थी। जब टिएन किनर ने अपना पेचीदा फॉर्मेशन तैयार कर लिया और सील लगा दी, तब हानली ने सोचा कि क्यों न जाने से पहले दुनिया भर से कुछ बढ़िया रक्षा करने वाले हथियार और टेक्निक जमा कर ली जाएं। लेकिन जिस दिन वो निकलने वाला था, तभी अचानक धुंध के बाहर से एक जोरदार रोशनी चमकी और पलक झपकते ही किनारे पर आ पहुंची।
रोशनी गायब हुई तो वहां एक चांदी जैसे कपड़े पहने बला की खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में चांदी जैसी चमक तैर रही थी। उसने अपने हाथ में मौजूद एक टुकड़े को पढ़ा और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है यही वो स्पेशल नोड है जिसका जिक्र उन टिवन हेवनली डेविल सेट के लड़कों ने किया था। वो औरत चांदी की बिजली बनकर धुंध के अंदर घुस गई। लेकिन अब वो टापू पहले जैसा नहीं था। वहां टियान किनर ने इतने खतरनाक फॉर्मेशन बिछा रखे थे कि कोई भी नेसेंट सोल वाला कल्टिवेटर उसमें फंस जाए। जैसे ही वो अंदर घुसी, चारों तरफ से बिजली के परिंदे उस पर झपट पड़े और बर्फीले तीरों की बौछार होने लगी। उस औरत ने एक ठंडी हुंकार भरी और अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक उसके शरीर से एक बर्फीली आंधी निकली, जिसने देखते ही देखते उन सारे हमलों को तिनकी की तरह उड़ा दिया। शोर सुनकर टापू पर मौजूद 4 कल्टिवेटर बाहर निकल आए। उस औरत ने नफरत भरी नजरों से उन चेलों को देखा और जैसे ही उन पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, तभी हानली की आवाज़ उसके कान में गूंजी। हानली ने बड़े इत्मीनान से कहा, फेरी फेंग, रहम कीजिए, मेरे बंदे तो बस हुक्म मान रहे थे, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। ये सुनते ही उस औरत के होश उड़ गए और उसने हक्का बक्का होकर बोला, हाँ, तुम यहाँ?